ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में नौजवानों में हार्ट रेट के जो डिजीज़ हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीज़, उसका जो शुमार है वो ज़्यादा होता जा रहा है। उसमें जो हमारी नौजवान हैं, हमारी जो यूथ है, उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जहाँ एक वक्त था कि जो हार्ट डिजीज़ थी वो बुज़ुर्गों में ज़्यादा थी और ओल्डर्स जो लोग थे उनमें ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब ये यंग जो हमारी जनरेशन है उसमें भी इसका जो है रुझान बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर बात करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डॉक्टर शुएब सरवर हाशमी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। आप सबका, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आज हाईलाइट करने के लिए जो है सिलेक्ट किया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, वी आर ट्राइंग कि हम लोगों को अवेयरनेस दें अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि लोग जो हैं उन तमाम चीज़ों को फोकस रखें उस पर कि क्या क्या वजूहात हैं और किन चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो ज़िंदगी है, उसको सिक्योर किया जा सकता है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो रिसर्च सामने आई है कि हमारे पाकिस्तान में हार्ट रेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसकी सबसे कॉमन वजह क्या है? जी, बहुत अहम और एक अलार्मिंग ये सूरत हाल है कि स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एशियन कंट्रीज़ में अगर बात की जाए कि टोटल नंबर ऑफ जो डेथ्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो रही हैं, जिसमें दिल, फालज और दूसरे अमराज हैं, उसमें मोर देन 2/3 जो प्रोपोर्शन है वो यंगस्टर्स की है। अब देखें, यंगस्टर्स में क्या एज ग्रुप आता है? यंगस्टर्स में एज ग्रुप आता है यूथ का और अडल्ट्स का। यूथ की आप एज ग्रुप को जो है वो करते हैं 15 to 25 ईयर्स और अडल्ट्स जो हैं 25 to 60 ईयर्स। तो अगर पाकिस्तान में एक घंटे में तकरीबन 50 से 55 अमवात दिल के अमराज की वजह से हो रही हैं, उस 55 अमवात में 30 से ज़्यादा जो लोग हैं वो ये यंगस्टर्स हैं। दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग। अभी परसों की बात है कि एक 25 साल के लड़के की एंजियोग्राफी जो है मैं कर रहा था और उसमें पूछा गया क्या हुआ कि हार्ट अटैक हुआ। इसकी वजूहात क्या है, इस पर स्टडीज़ की गई कि क्या वजह है कि यूथ में क्यों हार्ट अटैक जो है इतना प्रेवलेंट होता जा रहा है, और इसकी सबसे ज़्यादा जो रेड कंसनट्रेटेड जोन है वो एशिया है, और फिर हम अपने मुल्क में बात की जाए उसमें भी अलार्मिंग फिगर्स हैं। उसकी वजह जो देखिएगी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा गया कि यूथ में हार्ट डिजीज़ की प्रेवलेंस का बढ़ने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज द स्मोकिंग, कि सिगरेट नोशी सबसे अहम और टॉप मोस्ट जो है एक नॉमिनेटेड फैक्टर नज़र आया रिस्क फैक्टर में, जो कि कल्प्रिट है। स्मोकिंग को हमारी पॉपुलेशन सिर्फ एक तरह की स्मोकिंग लेती है कि व्हेन यू जस्ट हैड द सिगरेट पाइप एंड यू बर्न इट एंड यू जस्ट बिन इनहेलिंग। सिगरेट नोशी सिर्फ ये नहीं है। सिगरेट नोशी में लेटेस्ट स्टडीज़ के मुताबिक एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, और फिर पैसिव स्मोकिंग में दो तरह की सूरत हाल को इंक्लूड कर दिया गया। एक वो है कि जो आप सिगरेट नोशी के क्लोज कंपाउंड में बैठे हैं और दूसरे सिगरेट नोशी कर रहे हैं, आप उनकी एक कंटेमिनेट जो एक टॉक्सिक जो एयर है उसको इनहेल कर रहे हैं। दूसरी स्मोकिंग है पोल्यूटेड एयर स्मोकिंग, कि हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जिनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल एक अलार्मिंग लेवल तक गिर चुका होता है, उसकी हवा को भी इनहेल करना वो भी दिल के लिए रिस्क फैक्टर है। तो ये है स्मोकिंग सबसे पहला। उसके बाद जो देखा गया नौजवान नस्ल में बढ़ते हुए दिल के अमराज के लिए, वो था सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि उनकी एक्टिविटीज़ नहीं हैं, उनका ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हैं। उनकी एक इंसान को दिल के लिए कहा जाता है, जो गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको मॉडरेट एक्टिविटी सिर्फ आधे घंटे की हफ्ते में 5 दिन जरूर करनी चाहिए। मॉडरेट एक्टिविटी आधे घंटे की 5 दिन में अगर कैलकुलेट करें तो 3000 स्टेप्स बनते हैं, आपको डेली लेने चाहिए। 3000 स्टेप्स आधे घंटे में मुकम्मल हो जाते हैं और 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 3000 स्टेप्स मुकम्मल होते हैं। आपको इन 3000 स्टेप्स को डेली जरूर लेना चाहिए और हफ्ते में 5 दिन जरूर लेना चाहिए। ये एक्टिविटी हमारे यूथ यंगस्टर्स में बिल्कुल ना होने के बराबर। डॉक्टर साहब, यही तो हमारा मसला है, हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, हम नेचर के अगेंस्ट चले गए हैं। अगर हम रात को जो है प्रॉपर नींद लें, मतलब रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज करें, तो यकीनन हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन अगर हम अब देखें तो यूथ जो है वो सारी रात गेमिंग पर लगी रहती है, सुबह 4 से 5 बजे जो है वो सोया जा रहा होता है। उसके बाद जब आप उठते हैं तो आपकी नींद भी पूरी नहीं होती, उसके बाद आपने काम पे भी जाना है, काम भी करना है, मतलब कोई बैलेंस नहीं है लाइफ में। और जहां तक स्मोकिंग की आपने बात की, तो इसका रुझान इतना ज्यादा बढ़ गया है बच्चों में, और जो स्पेशली हमारे जो यंग यूथ जो है हमारी, वो इस चीज की तरफ बहुत ज्यादा रागिब हो गई है, देखा देखी में कि यार तुम तो करते ही नहीं हो,
तुम स्मोकिंग नहीं करते। वो शौखेपन में भी आकर जो है ना एक एडिक्शन लग जाती है लड़कों को, बच्चों को। पेरेंट्स जो है बहुत कोशिश कर रहे होते हैं इस चीज पे कि बच्चा जो है स्मोकिंग की तरफ ना जाए, लेकिन वो बाहर जाके क्या कर रहा है वो एक अलग चीज है। बाहर जाके स्मोकिंग कर ली, आने से पहले तुलसी खा ली और घर आके तुलसी हम जिसे लाजवाब कहते हैं, मतलब वो स्मोकिंग कर रहे हैं बच्चे। इस तरफ इतना ज्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स को किस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और जो है कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिसकी वजह से सबसे पहला फैक्टर, जैसे कि आपने कहा कि स्मोकिंग की जो है वो सबसे बड़ी वजह है, तो हम इस वजह को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, आपने किसी भी रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना है और वो एक कमर्शियल रिस्क फैक्टर है जैसे स्मोकिंग है, तो आपने दो चीजों को मेक श्योर करना है। एक, आपके यहाँ उसकी अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। दूसरा, उसके कंजम्पशन के लिए कोई यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। हम व्हेन आई वाज जस्ट इन इंग्लैंड, तो वहाँ पे देखा गया कि आप हॉस्पिटल टेरिटरी में उसके एक खास डिस्टेंस में स्मोकिंग नहीं कर सकते। देयर कम्स अ लॉ। आप स्कूल टेरिटरी के एक खास डिस्टेंस के अंडर किसी भी पब्लिक प्लेस में देयर इज स्पेसिफाइड रूम्स, यू कैन नॉट स्मोक ओपनली। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्मोकिंग अवेलेबल भी बहुत आसान है और उसकी कंजम्पशन भी ओपन है। तो डेफिनेटली दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप जो कि लेना पड़ेगा हमें। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके साथ जो यंगस्टर्स में आपने एक कंट्रोल करना है हार्ट डिजीज को। देखें, आप मैं एक मिसाल देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, 7 साल का उसका दौरानिया था, तकरीबन 55 मिलियन लोग उसमें जो है जान की बाजी हारे थे। इस दुनिया की सबसे बड़ी इस टाइम पे जानलेवा अगर कोई इवेंट हुआ अनफॉर्चुनेट, वो वर्ल्ड वॉर 2 था। आपके और साल में उसकी बात बनती है 8 मिलियन। वर्ल्ड वॉर 2 की हर साल में अगर कैलकुलेट करें 55 मिलियन को, तो 8 मिलियन पर ईयर डेथ्स हुई। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से पर ईयर पर एनम हर साल 17 से 18 मिलियन अमवात होती हैं। सो दिस इज द आईब्रो रेजिंग जस्ट फैक्ट राइट नाउ। हमारे मुल्क में नौजवान इसमें बहुत ज्यादा जो है इनगल्फ होते जा रहे हैं। हमें क्या करना है? देखें, व्हाट इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हम सिर्फ 4 चीजों को मद्देनजर रखें, हमारे पेरेंट्स भी, हमारे बच्चे भी, जो सेंसिबल लोग हैं, जो अपना ख्याल रखना चाहते हैं। आप सिर्फ 4 चीजों को ख्याल रखना है आपने। सबसे पहले तो स्मोकिंग से पहले खुद अवॉइड करना है। हमारे इस करंट सिनेरियो में एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स कब इंप्लीमेंट होंगे कोई पता नहीं। यू हैव टू सेव योरसेल्फ। खुद फैसला करें, इससे बचना है। अपने डॉक्टर से मिले अगर आप कर रहे हैं, वो ऐसा ऐसा प्लान देगा कैसे छोड़ना है। दूसरी अहम बात, आपने ये 4 चीजें जरूर चेक करवानी है। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसकी गाइडलाइंस हैं कि 20 साल के बाद इन 4 चीजों का चेकअप जरूर होना चाहिए। वो क्या 4 चीजें हैं? नंबर 1, आपका ब्लड प्रेशर जरूर चेक होना चाहिए 20 साल की उम्र में। नंबर 2, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर चेक हो जाना स्टार्ट होना चाहिए 20 साल की उम्र में। स्टार्टअप इसका चेकअप होना चाहिए। नंबर 3, आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, इसका 20 साल की उम्र में चेकअप होना चाहिए। नंबर 4, आपका रैंडम ब्लड शुगर लेवल कैसा है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहती है कि 20 साल में हर फर्द को ये 4 चेकअप करवाने चाहिए। एंड इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स। आप अपनी जिंदगी के लिए 10 मिनट निकालना पड़ेंगे आपको। अगर इसमें से कोई चीज भी पॉजिटिव नहीं आती और ये 4 चीजें नेगेटिव हैं, कंट्रोल्ड हैं, आपने फिर हर 3 साल बाद ये चीजें चेक करवानी है। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई एक चीज पॉजिटिव निकलती है इसमें, फिर आपने हर साल इसको चेकअप करवाना है। देखें, दिस इज नॉट द बर्डन, दिस इज नॉट द हेडेक। साल बाद टाइम आएगा, 3 साल बाद टाइम आएगा, तो ये हमने जरूर डिफाइन करना है। सेल्फ केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि 20 साल के बाद हमें इन 4 चीजों का जो है चेकअप लाजमी करवाना है। अगर हम देखें तो हमारे जो ये मुल्क है, ये तरक्की पजीर मुल्क है, लोगों के पास वसाइल नहीं है, खाने को नहीं है, तो गवर्नमेंट इस तरह के कोई इनिशिएटिव ले जिस पर ये जो तमाम टेस्ट हैं वो फ्री हों, ताकि लोगों को सहूलत मैसर हो। क्योंकि अगर हमारा जो जवान नस्ल है वो सेहतमंद होगी, वो जो है ठीक से काम करेगी, तो ही ये मुल्क तरक्की करेगा। लोगों को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए ना, अवेयरनेस भी देनी चाहिए और साथ साथ लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करे। ऐसे जो टेस्ट है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होने चाहिए, ताकि लोग जो है जब फ्री ऑफ कॉस्ट होगी तो फिर यकीनन लोग कह लेते कि चले ठीक है टाइम निकाल लेते अपनी हेल्थ को, लेकिन हमारे अवेयरनेस भी नहीं दी जा रही होती। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। बहुत अहम बात की आपने। देखिए, एक होता है सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, एक होता है हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं लेकिन वो कई दफा इम्प्लीमेंट नहीं होता। Exactly. अब ये बड़ी अहम बात है। अब हमारे मुल्क में मैंने देखा है कि आई एम जस्ट वर्किंग फ्रॉम सर्वशाला ट्रस्ट प्लेटफॉर्म, कि आप किसी चीज को अगर फ्री करते हैं
वो वन टाइम गैदरिंग तो बड़ी प्रोड्यूस कर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट जैसे आप टारगेट्स लेना चाहते हैं वो नहीं मिलते। बिल्कुल। मेरे ख्याल में मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा ऑनरेबल गवर्नमेंट को, जिसके पास बहुत बर्डन भी है डेफिनेटली हेल्थ का, कि हम इसका एक इंटरेस्ट डेवलप कर दें कि जो इंसान अपनी ये हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स पूरे करेगा और उसकी फाइल मुकम्मल होगी, हम उसको टैक्स में कुछ एग्जम्पशन दे सकते हैं, हम उसके बच्चों की पढ़ाई में कुछ उसे एग्जम्पशन दे सकते हैं। उसका जब तक इंटरेस्ट डेवलप, उसको कुछ इंसेंटिव मिल सकता है, उसको कोई एक उसकी जो लेयर्स, उसकी जो यूटिलिटी ऑफ लाइफ है उसमें लेयर मिल जाए, वहां पे अवाम का एक इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। एंड इट्स अ ग्रेट आइडिया, जैसे हम बच्चों को बहलाने के लिए कर रहे होते हैं ना, कि अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया आपको चॉकलेट मिलेगी या आपको फेवरेट स्नैक्स मिलेंगे। उसी तरह जिससे आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि गवर्नमेंट जो है इस तरह के इनिशिएटिव्स ले कि जो लोग ये अपने तमाम टेस्ट जो है वो क्लियर करें, उनको चेक करवाएं, तो उनको कहीं ना कहीं जो है उसका फायदा किसी और चीज में मिल जाए। जैसे आपने शुरू में बात की डाइट की, अनहेल्दी डाइट तो बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, और हमारी जो यूथ है स्पेशली वो तो जंक फूड से बाहर आ ही नहीं रही है। वो सब्जियां नहीं खा रही, उनको कद्दू नहीं खाने हैं, उनको बैंगन नहीं खाने हैं, उनको और डिफरेंट चीजें नहीं खानी। अब तो एक वक्त होता था सब्जियां बहुत शौक से खाई जा रही होती थी, रायते बन रहे होते थे, सारी चीजें हो रही होती हैं। अब क्या है, भूख लगी है और कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, साथ ही ये चीज होती है। अगर रात को, एक तो हमारी स्लीपिंग रूटीन इतनी खराब, हम अपनी जो नैप है वो प्रॉपर नहीं ले रहे होते, और फिर रात को आपको क्रेविंग हो रही होती है और फिर हम कोई ना कोई चीज ऑर्डर कर लेते हैं जंक फूड, और रात को खा के वहीं पे सो जाते हैं। तो ये कितना ज्यादा अनहेल्दी है, रिस्की है हमारी हेल्थ के लिए। जी बड़ा इंपॉर्टेंट, देखें डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बड़ा अहम किरदार है, और हमारी जो यंगस्टर्स है उसमें मेजर पिलर है अनहाइजीनिक डाइट। अनहाइजीनिक डाइट डजंट मीन कि वो जर्म से कंटेमिनेटेड होती है। अनहाइजीनिक डाइट वो होती है जो अनहेल्दी भी होती है आपके लिए, इट्स आल्सो कॉल्ड अनहाइजीनिक। बिल्कुल। देखें उसमें यूथ बिल्कुल और टाइम्स पे और एक जो है जंकी फूड्स की तरफ बहुत ज्यादा हम जो है काफी कनेक्टेड हो चुके हैं हमारी कम्युनिटी। उसका बेहतर करने का तरीका है कि सबसे पहले एजुकेशन, हमें एजुकेशन प्रोग्राम्स को शुरू करना है, अपनी यूथ को गाइड करना है, और उसके लेटर ऑन कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें बताने हैं कि क्या अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे अहम चीज है कि आप एक अवेलेबिलिटी और एक कंजम्पशन पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दें। देखें अगर आप नहीं लगा रहे, आपका उतना ज्यादा पैसा हेल्थ को फिर रिक्वायर्ड हो रहा है, वहां पे इतना डिजीज बर्डन बढ़ता जा रहा है। अगर आप एक कंट्रोल फैक्टर पे एग्जैक्टली और अप्रोप्रिएटली नहीं उसको प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर पा रहे, आपका पैसा तो फिर भी जाया हो रहा है। आप और ट्रीटमेंट पे उतना ज्यादा पैसा आपको रिक्वायर्ड है कि उतना डिजीज बर्डन बढ़ गया। तो हमें अवेलेबिलिटी, कंजम्पशन पे कुछ इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने चाहिए जो कि फिजिबल भी हों पब्लिकली, और डेफिनेटली एजुकेशन प्रोग्राम्स प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। और फिर सबसे अहम बात, देखें हर चीज गवर्नमेंट ने नहीं करनी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने खुद भी तो मैनेज करना है। एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स ने मैनेज करना है, उन्होंने कंट्रोल फैक्टर करना है, और फिर सबसे अहम बात, हर इंसान ने अपनी जिंदगी को खुद मैनेज करना है। अगर हम सब चीजें गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे तो फिर तो काम मुश्किल है। आप उन्होंने अपना काम पहला करना है, दिया जो है इंसान ने खुद रोशन करना है, उन्होंने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। तो आप अपने आप को भी पढ़ें क्या चीज आप उसके लिए हेल्दी है, एक रूटीन का इंटेक यानी एक नॉर्मल इंटेक हो, एक्सेसिव ना हो। तो ये सब चीजें हैं जिससे हम एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर किस तरह से इम्पेक्ट करता है हमारे हार्ट पर? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने नॉमिनेट किया वो आपकी स्लीप हाइजीन को नॉमिनेट किया, कि आपका सोने का पैटर्न और सोने का टाइम कैसा है। अगर आपकी नींद रिफ्रेशिंग नहीं है और आपकी टाइम और जो नींद के वो एडुकेट नहीं है, डेफिनेटली एंजाइटी का एक बहुत अहम किरदार है। एंजाइटी कैसे दिल के मर्ज में मुब्तला करती है, जब आपका एक स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट बॉडी पे इंप्लीमेंट हो जाता है जिसमें हार्मोनल और नर्व रिएक्शन आता है, और बॉडी में एक स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट डेवलप होता है जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को एक फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करते हैं। उसमें दिल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें नालियों की जो क्या कहते हैं टाइटनेस है वो बढ़ जाती है। तो ये स्टेज जो है लॉन्ग टर्म एक ओवरऑल हेल्थ के लिए और स्पेशली कार्डिक हेल्थ के लिए एक बड़ी एक खतरनाक है, और ये दिल के मर्ज में मुब्तला करने के लिए नॉर्मल पेशेंट से इसके 30 to 50% ज्यादा चांसेस हैं कि वो इंसान आगे फ्यूचर लाइफ में मुब्तला हो सकता है दिल के अमराज में।
अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि हर चीज़ गवर्नमेंट के करने की नहीं है और हमें जो है अपने भी हिसाब से चलना है, हमें खुद भी चीज़ों को लेकर चलना है, अपनी हेल्थ का खुद भी ख्याल रखना है। तो कोई ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट जो ऐसी चीज़ें कर दे, फॉर एग्जांपल हम सेमिनार कंडक्ट कर लें स्कूल लेवल पर और छोटी छोटी क्लास के बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस दें, ताकि जब तक वो जवान हो उनको इस चीज़ का आइडिया हो कि ये एक हेल्थ फैक्टर है जिसको मैंने देखना है, मैंने इस चीज़ को फोकस जो है उसको करना है। जैसे डेंगू आया तो पूरे स्कूल्स में ये सारी चीजें, डेंगू वॉक की गई, सेमिनार्स किए गए, असेंबलीज में बच्चों को उनकी ये बताई गई कि प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, आप किस तरह से खुद को महफूज रख सकते हैं। उसी तरह हम कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में इस तरह के सेमिनार कंडक्ट करवाएं, गवर्नमेंट जो है इस तरह के कमर्शियल्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए, हर चैनल पर जो है वो कमर्शियल्स चलाए जाएं, गूगल एड पे और जितनी भी और एप्स हैं उन पे वो कमर्शियल्स चलाए जाए। कहीं ना कहीं वो इंजेक्ट हो जाएगी लोगों के माइंड में, अवेयरनेस आ जाएगी इस तरह से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशन मैं देना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों के सिंस द क्लास फर्स्ट एंड सेकंड हम एक हेल्थ प्रोग्राम का टॉपिक, एक सब्जेक्ट जरूर रख लें। बिल्कुल। बच्चों में तो खैर इतने हाई लेवल पे आप नहीं बता सकते, उनको कम से कम बच्चे लाइक एंड डिसलाइक जरूर करते हैं कि बेटा हु इज हेल्दी, वहां पे एक ओबीस शख्स की पिक्चर हो और वहां पे एक हेल्दी एथलेटिक की पिक्चर हो, डेफिनेटली बच्चा विल लाइक टू द एथलेट पिक्चर। उसके जहन में फिर एक आइडियलिज्म आ जाएगा कि मैंने भी ऐसा बनना है। तो वहां से हम एक जो है हेल्थ जो है हेल्दी स्टेटस का या लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल का एक टॉपिक जरूर। बिल्कुल, जैसे आपने बात की ना, पिक्चर इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स, कि आप एक पिक्चर के थ्रू लोगों बच्चों को जो है ये अवेयरनेस दे सकते हैं, उनके माइंड में जो है ये चीज इंजेक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है ये हेल्दी नहीं है, ये फिटनेस है, या हार्ट जो है उसकी पिक्चर्स बना के बड़ी क्रिएटिविटी के साथ कि ये एक हेल्दी हार्ट है और ये जो है अनहेल्दी है, तो हम किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। कि तमाम चीजें छोटे छोटे लेवल से बच्चों के दरमियान, जिसने आपने कहा कि वो इतनी चीजें नहीं समझ सकेंगे, लेकिन पिक्चर्स के थ्रू बहुत ज्यादा अच्छी लर्निंग हो जाती है। जी जी, आई एग्री। और उसमें बच्चों को पिक्चराइजेशन के मेथड से फिर जैसे बड़े हैं कि हम दिल की सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं, उसमें उनको बताएं कि आप एटलीस्ट इतने कदम जरूर चलें, आप ये खाएं ना खाएं। सो दिस इज ऑल द प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग इन द हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हम इस पे बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। एक टॉपिक 2-3 पेजेस का टॉपिक हम उसका लेवल डिसाइड कर लें कि प्री स्कूलिंग में, मिडिल स्कूल में, हायर स्कूल में किस एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करना है जो कि वुडंट कॉस्ट टू मच। और हमारा ये एजुकेशन प्रोग्राम स्पेशली जो एजुकेशन सेक्टर है वो उसे लाजमी इंक्लूड करना चाहिए। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने अडल्ट्स में उन 4 चीज़ों का अगर 20 साल की उम्र से ख्याल रखना शुरू कर दें, दिस विल गिव्स यू अ मेजर इम्पैक्ट और आप भी अपनी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करते हुए अपने हार्ट हेल्थ जो बर्डन है, डिजीज बर्डन है, उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को? मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा। देखें, इसमें एक मैं खास अपील करना चाहूँगा फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म, सर्वर शेल्टर ट्रस्ट, जिसकी ख्वाब है इस मुल्क में गरीब और आम आदमी के एक जगह इलाज हो। आपने अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते, आपने अपने बीमारी के साथ भी तो मुआयना करवाने आना है ना, जिसे मैं कहता हूँ कि हेल्थ इलनेस चेकअप। तो व्हाई नॉट यू शुड कम फॉर द नॉर्मल चेकअप। आप आएंगे तो जरूर लेटर ऑन स्टेजेस पे, और फिर एक बिगड़ी हुई स्टेज के साथ आएंगे और डैमेजेस के साथ आएंगे। तो क्यों ना हम अपने नॉर्मल चेकअप को इंश्योर करें। हमारे यहाँ स्टिग्मा बन गया है कि बंदा अस्पताल में नजर आया तो बीमार है। नॉट एट ऑल। हेल्दी इंसान को भी चेकअप के लिए अस्पताल में जाना चाहिए, अपने कंसर्न डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। तो प्लीज मैं आवाम से पुरजोर अपील करूंगा, सर्वर शेल्टर्स के प्लेटफॉर्म से भी, कि आप प्लीज ये इंश्योर करें कि अपना नॉर्मल चेकअप्स भी करवाएं। चेकअप इज नॉट ऑलवेज एबनॉर्मल, चेकअप इज आल्सो द स्क्रीनिंग। टारगेटेड स्क्रीनिंग करें कि जिसकी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम है उसे जरूर चेक करवाना चाहिए, जिसका वजन बढ़ता जा रहा है उसे जरूर चेक करवाना चाहिए, जिससे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं उसे जरूर चेक करवाना चाहिए। तो स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए। व्हाट इज स्क्रीनिंग? कि बीमारी से पहले अलामत पे पकड़ लेना स्क्रीनिंग है, इसको इंश्योर करें। डॉक्टर शुएब सरवर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।